नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण प्रक्रिया अपने निर्णायक मोड़ पर है। चुनाव आयोग द्वारा करवाया जा रहा वोटर लिस्ट का SIR अभियान अब अंतिम 11 दिनों में प्रवेश कर चुका है। 7,90,00,000 वोटर्स में से अब तक 6,60,67,208 वोटर्स ने अपने विवरण की पुष्टि कर दी है। ये कुल वोटर्स का लगभग 88% है। चुनाव आयोग ने बताया कि 35,50,000 से ज्यादा वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटना तय माना जा रहा है। चुनाव आयोग ने बताया कि जांच में 1.59% लोग मृत पाए गए हैं, जबकि 2.2% लोग परमानेंट शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं 0.73% लोग एक से ज्यादा जगहों पर दर्ज हैं। अब 11.82% वोटर्स के फॉर्म जमा होने के लिए बचे हुए हैं। संभावित डिलीशन का कुल आंकड़ा 4.52% के आसपास है, जो किसी भी राज्य के चुनावी मानचित्र को प्रभावित कर सकता है। बिहार SIR में बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार के लोगों के मिलने के दावे पर सियासत गर्मा गई है। RJD के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि क्या वो गठबंधन सहयोगी बन गए हैं। RJD सांसद मनोज कुमार झा ने कहा, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता है। देश की एक संवैधानिक संस्था जिस पर काफी भरोसा है, मैं पूछता हूँ ये सूत्र क्या होता है? क्या उत्पाद करने के लिए सूत्र का इस्तेमाल होगा? हमारे देश के मुख्य चुनाव आयुक्त से लेकर बिहार के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, लेकिन सूत्र की खबर को कौन प्लांट कर रहा है? बिहार में गहन मतदाता पुनरीक्षण के नाम पर अराजकता फैली हुई है। पत्रकारों को बिहार में धमकियां भी मिल रही हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर बिहार में एक भी बांग्लादेशी या विदेशी का नाम वोटर लिस्ट में मिला है तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं तो कहूँगा कि अगर ऐसा हुआ है तो ये केंद्रीय गृह मंत्री की असफलता है और उनको इस्तीफा देना चाहिए। 2024 में अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय के बीच एक सर्वे हुआ, जिसने भारतीय राजनीति को लेकर उनकी बदलती सोच को उजागर किया। खास बात यह है कि सर्वे के नतीजे PM मोदी और भाजपा के लिए थोड़ी चिंता और राहुल गांधी व कांग्रेस के लिए कुछ राहत लेकर आए हैं। सर्वे के अनुसार 2020 में 50% प्रवासी भारतीय मोदी के कामकाज से संतुष्ट थे, लेकिन 2024 में यह आंकड़ा गिरकर 47% पर आ गया, यानी 3% की गिरावट हुई है। वहीं मोदी से असंतुष्ट लोगों की संख्या 31% से बढ़कर 34% हो गई है। यह बदलाव तब और साफ दिखता है जब ये पूछा गया कि आप नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। 2020 में 55% लोगों ने कहा हाँ, जबकि 2024 में घटकर 52% रह गया। वहीं राहुल गांधी की रेटिंग में सुधार हुआ। 2020 में केवल 43% प्रवासी भारतीय राहुल को एक नेता के रूप में पसंद करते थे, लेकिन 2024 में यहां बढ़कर 48% हो गया है। इस 5% की बढ़त से साफ है कि राहुल गांधी की छवि में पिछले कुछ वर्षों में सकारात्मक बदलाव आया है और उनका प्रभाव प्रवासी भारतीयों के बीच बड़ा है। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने मंगलवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। यह उनके पिछले 5 वर्षों में पहली चीन यात्रा है और यह मुलाकात 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य संघर्ष के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। जयशंकर संघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिवसीय यात्रा पर चीन में है। ये मुलाकात पिछले साल अक्टूबर में रूस के कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच हुई बैठक के बाद हुई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने विदेश मंत्री S जयशंकर पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जयशंकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिलकर भारत की विदेश नीति को बर्बाद करने वाला एक पूरा सर्कस चला रहे हैं। राहुल गांधी ने एक ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा, लगता है अब चीनी विदेश मंत्री ही आकर प्रधानमंत्री मोदी को भारत चीन रिश्तों के हालात बताएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर अब एक ऐसा सर्कस चला रहे हैं जो भारत की विदेश नीति को पूरी तरह तबाह कर देगा। राहुल ने एक खबर का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है, जिसमें लिखा है कि विदेश मंत्री जयशंकर ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के हालिया विकास की उनको जानकारी दी।
इसके बाद ही राहुल गांधी ने कहा कि लगता है अब चीनी विदेश मंत्री ही आकर पीएम मोदी को भारत चीन रिश्तों के हालात बताएंगे। ये एक तंज था कि वो नहीं कर रहे हैं, आप वहां जाकर उन्हें जानकारी दे रहे हो। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के भारत चीन के बीच संबंध सुधरने वाले बयान पर तीखा हमला बोला। जयराम रमेश ने विदेश मंत्री जयशंकर के उस बयान पर आपत्ति जताई जिसमें उन्होंने 14 जुलाई को चीन के उपराष्ट्रपति हान झेंग के साथ बैठक में कहा था कि भारत चीन संबंध पिछले अक्टूबर में कजान में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बैठक के बाद से लगातार बेहतर हो रहे हैं और हमारे संबंधों का निरंतर सामान्यीकरण आपसी लाभ पहुंचाने वाला हो सकता है। कांग्रेस नेता ने यह दावा किया कि चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस नेता ने भारत की दूरसंचार, फार्मास्यूटिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रों में चीन पर निर्भरता को लेकर भी हमला किया। उन्होंने कहा कि चीन ने भारत को रेयर अर्थ मैग्नेट, विशेष उर्वरक और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए टनल बोरिंग मशीनों जैसी अहम सामग्रियों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बावजूद भारत का चीन के साथ व्यापार घाटा रिकॉर्ड 99.2 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता ने वो भी बताया जो चीन भारत के खिलाफ लगातार कर रहा है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन तब तक यूक्रेन में युद्ध जारी रखना चाहते हैं जब तक पश्चिमी देश जैसे अमेरिका और यूरोपीय देश उनकी शर्तों पर शांति की बात नहीं करते हैं। पुतिन को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों और सख्त प्रतिबंधों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रूस के नजदीकी सूत्रों के मुताबिक पुतिन अब अपने क्षेत्रीय दावों को और बढ़ा सकते हैं क्योंकि उनकी सेना युद्ध में आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक पुतिन को विश्वास है कि रूस की अर्थव्यवस्था और सेना इतनी मजबूत है कि वो पश्चिमी देशों के किसी भी नए प्रतिबंध को झेल सकती है। पुतिन की शांति की शर्तों में जो चीजें शामिल हैं वो हैं नाटो पूर्व की ओर विस्तार ना करे, यूक्रेन किसी सैन्य गठबंधन में शामिल ना हो, यूक्रेन की सेना पर सीमाएं तय की जाएं, रूस भाषी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, रूस जिन क्षेत्रों में कब्जा कर चुका है उन्हें उसका हिस्सा माना जाए। सूत्रों ने यह भी कहा कि पुतिन सुरक्षा गारंटी पर बातचीत को तैयार हैं, लेकिन ये कैसे होगा ये साफ नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से पूछा कि क्या यूक्रेन मॉस्को पर हमला कर सकता है। ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन रूस के अंदर लंबे दूरी तक हमले करे ताकि रूस को दर्द महसूस हो और पुतिन बातचीत की मेज पर आने को मजबूर हो जाए। ये जानकारी फाइनेंशियल टाइम्स ने दी है। ट्रंप ने 4 जुलाई को एक फोन कॉल पर ज़ेलेंस्की से कहा कि वोलोदिमीर, क्या तुम मॉस्को पर हमला कर सकते हो, सेंट पीटर्सबर्ग पर हमला कर सकते हो। ज़ेलेंस्की ने जवाब दिया, बिल्कुल, अगर आप हमें हथियार दें तो हम हमला कर सकते हैं। इस बातचीत के बाद अमेरिका के अधिकारियों ने यूक्रेन को एक लिस्ट दी जिसमें उन हथियारों का जिक्र था जो दूसरे देशों के जरिए यूक्रेन को दिए जा सकते हैं। हालांकि अमेरिका अभी भी यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें देने को लेकर संकोच कर रहा है। ये मिसाइलें 1600 किलोमीटर दूर तक सटीक हमला कर सकती हैं। वहीं ट्रंप ने सोमवार को ऐलान किया कि वो यूक्रेन को हथियार बेचने की योजना बना रहे हैं। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसे नाटो देशों के जरिए इन सौदों की कीमत अरबों डॉलर हो सकती है। बीबीसी से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि मैं पुतिन से निराश हूं, लेकिन अब भी पूरी तरह अलग नहीं हुआ हूं। बीजेपी के सहयोगी तेलुगु देशम पार्टी ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसने कहा है कि एसआईआर का दायरा ही साफ क्यों नहीं है और इसको नागरिकता से क्यों जोड़ा जा रहा है। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने बिहार में एसआईआर प्रक्रिया पर कहते हुए सवाल खड़े कर दिए हैं कि किसी बड़े चुनाव से पहले 6 महीने के अंदर तो एसआईआर प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए। टीडीपी ने इस मामले में चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। तो सवाल है कि कहीं टीडीपी का यह कदम बीजेपी के लिए गठबंधन में दरार की वजह तो नहीं हो सकता है और क्या अब चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ेगा। टीडीपी ने आग्रह किया है कि यह प्रक्रिया नागरिकता के मुद्दे से जोड़े बिना केवल मतदाता सूची को अपडेट करने तक ही सीमित रहनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखे पत्र में कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जनता में भ्रम की स्थिति है। कई लोग इसे नागरिकता की जांच से जोड़ रहे हैं जो गलत धारणा बना रही है। हम मांग करते हैं कि चुनाव आयोग इस प्रक्रिया का दायरा साफ करे और ये सुनिश्चित करे कि एसआईआर केवल वोटर लिस्ट को ठीक करने तक सीमित रहे, ना कि नागरिकता सत्यापन से जुड़े। टीडीपी ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया को ठीक ढंग से साफ नहीं किया गया तो ये अल्पसंख्यक समुदायों और सामाजिक आर्थिक रूप से
कमजोर वर्गों में अविश्वास को बढ़ा सकता है। टीडीपी के इस रुख को आंध्र प्रदेश की स्थानीय राजनीति से भी जोड़ा जा रहा है। दरअसल मुख्यमंत्री बने चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में सभी समुदायों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहते हैं। आंध्र प्रदेश में अल्पसंख्यक और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का एक बड़ा वोट बैंक है और टीडीपी नहीं चाहती है कि एसआईआर को लेकर कोई गलत संदेश जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। जहां सरकार कांवड़ यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए पूरी ताकत से लगी हुई है, तो वहीं नगीना सांसद एवं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने कांवड़ यात्रा को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने यूपी में सड़क पर नमाज अदा किए जाने पर रोक लगाने पर नाराजगी जताते हुए कहा कि 1 महीने तक सड़क बंद हो सकती है तो नमाज के लिए 15 मिनट क्यों नहीं बंद हो सकती है। उन्होंने कहा कि आपको सरकार में आने का मौका मिला है तो संविधान का सम्मान करना चाहिए। धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, जैनों की धार्मिक आज़ादी को छीनने का काम कर रहे हैं। आप उन पर अन्याय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार सभी धर्मों का सम्मान करे। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की बुधवार को यमन में होने वाली फांसी 1 दिन के लिए रोक दी गई है। भारत सरकार 36 वर्षीय निमिषा प्रिया के मामले में हर संभव मदद देने की पूरी कोशिश कर रही है, जिसके उनके परिवार और बातचीत करने वाले लोगों को पीड़ित तलाल अब्दो मेहदी के परिवार के साथ आपसी सहमति से कोई हल निकालने के लिए अधिक समय मिल सके। यानी 1 दिन के लिए जो फांसी रुकी है उसका इस्तेमाल अब्दो मेहदी के परिवार से बातचीत में इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें, निमिषा की फांसी टलने की वजह है भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबूबकर अहमद, जिन्हें कंथापुरम एपी अबूबकर मुस्लियार के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त मुस्लियार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि वो यमन में तलाल के परिवार को मना सकें ताकि वो ब्लड मनी यानी मुआवजा लेकर मनीषा को माफ कर दें। उन्होंने यमन के अधिकारियों से सीधे बात भी की है। अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला को लेकर ड्रैगन अंतरिक्ष यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिनों के प्रवास के बाद पृथ्वी पर लौट आए हैं। वो अपने साथ सिर्फ वैज्ञानिक आंकड़ों और बीज के नमूने ही नहीं बल्कि साहस, सपनों और भारत की बढ़ती अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं की कहानी भी लेकर आए हैं। इस खुशी के मौके पर उनके पिता शंभू दयाल शुक्ला ने कहा, बहुत अच्छा लग रहा है, हमारा बच्चा अच्छे से लैंड कर गया और ड्रैगन से भी बाहर आ गया है। ये हम सभी के लिए खुशी की बात है। यौन उत्पीड़न के मामले में क्रिकेटर यश दयाल की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। यश दयाल के वकील गौरव त्रिपाठी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से कहा कि कोर्ट ने ये भी निर्देश दिए हैं कि आरसीबी के लिए खेलने वाले यश दयाल के खिलाफ अगली सुनवाई तक कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। बता दें, बीते हफ्ते क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ एक महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। महिला ने आरोप लगाया कि जिस क्रिकेटर के साथ वो 5 साल से रिश्ते में थी, उन्होंने उनका उत्पीड़न किया। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।